बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। कुमार खाने की फ़िज़ा लाख रंगीन सही, मगर सफदर का दम घुट रहा था। इसके बरखिलाफ इमरान का चेहरा किसी ऐसे बच्चे के चेहरे से मुशाबा नज़र आ रहा था जो वालिदैन को धोखे में रखकर किसी बुरी मगर अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गया हो। शराब और तंबाकू के धुएं की मिली जुली बू फिजा में रक्स कर रही थी। सफदर ने नथने से कोड़कर बुरा सा मुंह बनाया और इमरान पलके झपकाकर बोला, क्या तुम्हें लातोशे की मसूर की दाल याद आ रही है? भाई मुझे जाने ही दीजिए, सफदर ने कहा। क्या तुम अपनी हजामत बनवाना चाहते हो? इमरान ने कहा। सफदर कुछ ना बोला। इमरान एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ रहा था। 2-3 मेज़ें ही खाली नजर आ रही थीं। कई जगह मुख्तलिफ किस्म के जुए हो रहे थे। खिलाड़ियों में औरतों की तादाद ज़्यादा थी। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे थे जिनका कोई मशगला नहीं था। अलबत्ता गिलास और बोतलें उनकी मेज़ों पर मौजूद थीं। बैठो, इमरान सफदर की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। यहाँ कोई भी किसी की तरफ मुतवज्जा मालूम नहीं होता था। सब अपनी ही धुन में थे। ऐसे माहौल में सफदर को आर्केस्ट्रा का नगमा ऐसा लग रहा था जैसे किसी कसीरुल अयाल और लापरवाह औरत के बच्चे आसमान सर पर उठाए हुए हों। वो अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बैठ गया। क्या पियोगे? इमरान ने पूछा। खून, सफदर चिल्ला गया। तो क्या तुम ये समझते हो कि हम यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए आए थे? इमरान ने कहा। यकबैक हॉल में गैर मामूली सा शोर उठा। इसमें कह कहे, चीखें, बेतुकी भक्तियाँ सभी शामिल थीं। इमरान ने दीदे नचाकर चारों तरफ देखा और फिर वहाँ वो गैर मामूली चीज़ नजर आ ही गई जो इस गैर मामूली शोर का बायस बनी थी। ये एक बौखलाई हुई बकरी थी जो उस गुल गप्पाड़े से और ज़्यादा बौखलाकर चारों तरफ दौड़ती फिर रही थी। यही नहीं बल्कि एक बारिश और मौमर आदमी उसके पीछे रोता भी फिर रहा था। ये क्या हिमाकत है? सफदर बड़बड़ाया। 100% अपने म्यार की चीज़ है, इमरान सा हिलाकर बोला। ये बूढ़ा मुझे कोई बहुत बड़ा मुफक्किर और हकीकत पसंद मालूम होता है। अरे मियाँ, बकरियों के पीछे रोते फिरो तो एक बात भी है, क्योंकि वो दूध देती हैं। भला ये महबूबाएँ साल में कितने अंडे दे डालती होंगी? जिनके लिए चचा गालिब पत्थर की दीवार की तमन्ना किया करते थे। शेर सुना है ना? खैर सुनो। कहाँ तक रोऊं उसके खेमे के पीछे क़यामत है। मेरी किस्मत में यारब, क्या ना थी दीवार पत्थर की? अशा की मट्टी पलीट करना भी आप ही का काम है। ओह मगर ये क्या? सफदर ने यकबैक निचला होंठ दांत में दबा लिया। एक आदमी ने बूढ़े की दाढ़ी पकड़ ली थी और सर पर बड़ी तेजी से हाथ झाड़े चला जा रहा था। 2 वेटरों ने बकरी के कान पकड़ रखे थे। ये बात अलबत्ता गैर मुनासिब है, इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाकर मगमूम लहजे में कहा। क्या किस्सा है? सफदर के लहजे में हैरत थी। इस टिप टॉप जुए खाने में इस किस्म की लघवियात का क्या काम? बूढ़े की मरम्मत करने वाला अब भी उसकी दाढ़ी पर जोर आजमाई कर रहा था, लेकिन सर पर चलने वाला हाथ रुक गया था। फिर वो उसे दाढ़ी ही से पकड़े हुए एक दरवाजे की जानिब खींचने लगा। अभी इसके पीछे ही बकरी भी अब इसके पीछे ही लेकर जाई जा रही थी। कुछ देर बाद यह हंगामा भी ख़त्म हो गया और किसी ने मजमे को मुखातिब करते हुए माइक पर कहा, ख्वातीनो हजरात, मुझे बेहद अफसोस है कि लेडी मोनिका के 2 जानवरों की वजह से आपके मशागिल में खलल पड़ा। बकवास बंद करो, किसी गोशे से कोई हलक फाड़ कर चीखा। रोज़ ही यहाँ पर यही होता है। तुम लोग लुटेरे हो, कभी कोई बकरी घुस आती है, कभी कोई पागल आर्टिस्ट। बैठ जाइए जनाब, आप में से बहुत तेरे सिर्फ इसीलिए यहाँ आते हैं कि लेडी मोनिका की इतनी शरारतों से महसूस हो सकें। आवाज़ दोबारा आई। ठीक है, ठीक है। बैक वक्त बहुत सी आवाज़ें हॉल में गूंजी। मोनिका, मोनिका डार्लिंग। एहतजाज करने वाले एक मेज़ पर खड़ा होकर धाड़ने लगा। तुम लुटेरे हो, लुटेरे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नंबर 3, माइक से आवाज़ आई। इसे उठाकर सड़क पर फेंक दो। खबरदार, अगर कोई मेरे करीब भी आया। एहतजाज करने वाले ने रिवॉल्वर निकाल लिया। ये हुई है ना बात? इमरान मुस्कुराया। ओह, माइक से आवाज़ आई। तुम शायद मुझे ही बुला रहे हो। तू ही आ, एहतजाज करने वाले ने ललकार कर कहा। मेरी यही ख्वाहिश है। हाँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्केस्ट्रा की मौसीकी तो उसी वक्त बंद हो गई थी जब माइक पर मजमे को मुखातिब किया गया था। अब तुम गालिबन यहाँ के खतरनाक आदमी से मिलोगे, इमरान ने आहिस्ता से कहा। लाहौल वाला कुआ? सफदर बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया, क्योंकि उसने उस खतरनाक आदमी को देख लिया था जो एक दरवाजे से निकलकर एहतजाज करने वाले की मेज़ की जानिब बढ़ रहा था। ये 2.5 या 3 फीट ऊंचा एक बोना था। सफदर ने 12 सर्कसों में इस किस्म के बोने देखे थे और उनके मस्खरेपन से महजूज भी हुआ था।
क्यों, क्या तुम मजाक समझते हो? इमरान ने संजीदगी से कहा। यह इस कुमार खाने का मालिक है और यहाँ के करोड़पतियों में इसका शुमार होता है। बड़े बड़े बदमाश इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। इमरान ने कहा। बोना मेज के करीब पहुंच चुका था। सफदर ने महसूस किया कि एहतजाज करने वाले का वो हाथ कांप रहा है जिसमें रिवॉल्वर था। किसी ने अपनी जगह से जुम्बिश भी ना की। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, दफतन एहतजाज करने वाला खौफजदा सी आवाज़ में चीखा। लेकिन दूसरे ही लम्हे में मेज़ उलट गया और इसका सर काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ फर्श से टकराया। रिवॉल्वर की गोली छत का प्लास्टर उखाड़ती हुई फिर फर्श पर वापस आ गई। फिर इसे दूसरा फायर करने की मोहलत ना मिल सकी। बोने ने रिवॉल्वर छीन लिया था और उसके सर पर 2-3 ठोकरें भी रसीद कर दी थी। सफदर ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं और बोने की वापसी भी देख रहा था, जो इस शान से हुई थी जैसे उसे कतई इत्मीनान हो कि इस स्टेज पर कोई इशारतन भी एहतजाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। पिटने वाला अब भी फर्श पर चित पड़ा हुआ था। बोना एक दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गया। हॉल की फिजा पर बोझल सा सकूत तारी था। खिसक लेना चाहिए अब, सफदर ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। क्यों? इमरान ने पूछा। बाहर फायर की आवाज़ यकीनन पहुंची होगी, इसलिए पुलिस, सफदर बोला। छोड़ो, इमरान हाथ हिलाकर बोला। अगर किसी ड्यूटी कांस्टेबल ने भी आवाज़ सुनी होगी तो अनजान बनकर आगे बढ़ गया होगा। इस इलाके में डंगू की बादशाहत है, इमरान ने कहा। डंगू कौन? सफदर ने पूछा। यही बोना, इमरान बोला। दो वेटर बेहोश आदमी को फर्श से उठाकर एक तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन सफदर की नज़र सदर दरवाजे पर थी। उसे यकीन था कि पुलिस ज़रूर मुतवज्जा होगी। उसने इमरान की तरफ देखकर कहा, हम यहाँ क्यों आए थे? जुआ खेलने, और ज़रूर खेलेंगे, इमरान ने कहा। ऑर्केस्ट्रा पर मौसीकी बिखेरने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई ख़ास वाक़या सिरे से रौनमा ही ना हुआ हो। लोग पहले ही की तरह फिर अपने मशागिल की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। जब वो ऐसे ही ख़तरनाक आदमी है तो उसने उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की थी? सफदर ने पूछा। कोई लुटा हुआ जुआरी होगा, इमरान ने जवाब दिया, और उसे ऐसे ही किसी मौके पर चोट हुई होगी। क्या ख्याल है, ये बकरी और उसके आशिक का खेल कैसा रहा था? क्या अच्छी खासी अबतरी नहीं फैल गई थी? उसी हंगामे के दौरान जुए में बड़ी से बड़ी बेईमानी की जा सकती है, क्योंकि लोग तो उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, इमरान ने कहा। ऐसा मालूम होता है जैसे आप अरसे से इन लोगों की टो में रहे हों, सफदर ने हैरत से कहा। हालांकि हमने यहाँ 4 दिन से ज़्यादा नहीं गुजारे, इमरान मुस्कुराया। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि उन लोगों से मुतारिफ हो सको जिनसे अब सबका पड़ेगा, इमरान ने कहा। ओह, तो क्या ये बोगा के ही आदमी हैं? सफदर ने पूछा। बोगा के मुखालिफ, इमरान ने च्युइंगम का पैकेट फाड़ते हुए कहा। आपने इतनी जल्दी ये भी मालूम कर लिया? सफदर बोला। हाँ, मैंने बाली पर नज़र रखी थी, इमरान ने कहा। तो फिर बाली के कातिल यही लोग होंगे? सफदर ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बाली इस बोने से इसलिए मिला था कि वो उसे बोगा के आदमियों से बचाए, इमरान ने कहा। क्या बोगा का ग्रोह भी यहाँ मौजूद है? सफदर ने पूछा। बोगा, इमरान ने तवील सांस ली। यहाँ बोगा उस खबीस रूह को कहते हैं जो किसी भी पस्ताकद आदमी के जिस्म में हलूल कर सकती है। एक्स2 के मकामी एजेंटों ने यही बताया है कि यहाँ हर पस्ताकद आदमी पर बोगा का शुबा किया जा सकता है, इमरान ने कहा। तो फिर वो यहीं होगा, सफदर ने कहा। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। आज तक उसके ग्रोह का एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हो सका। वैसे उसके ग्रोह की यहाँ खासी शोहरत है, इमरान ने कहा। मैं तो समझ रहा था कि हम लोग सिर्फ आराम कर रहे हैं, मगर आपने, सफदर ने कहा। इमरान कुछ ना बोला, वो ऐसा ऐसा च्युइंगम कुचल रहा था। अच्छा, तो वो आदमी कौन था जिसने हमें यहाँ भेजा है? सफदर ने कुछ देर बाद पूछा। इसी जुए खाने का एक एजेंट जो अनाड़ी किस्म के गैर मुल्कियों को फांस कर यहाँ भेजता है और वो खाली हाथ वापस जाते हैं, इमरान ने बताया। क्या आपकी जेब में ज़्यादा रकम मौजूद है? सफदर ने पूछा। होगी, इमरान ने लापरवाही से कहा, लेकिन हारने के लिए सिर्फ 4.5 शिलिंग है। वैसे 4.5 शिलिंग में हम सबका कफन भी तैयार हो सकता है, बशर्त ये कि हम 4.5 शिलिंग जीत लेने के चक्कर में पड़ जाएं, इमरान ने कहा। मगर ये रकम आई कहाँ से? हम तो बिल्कुल क्लाश थे, सफदर बोला। यार, मेरी खोपड़ी खाने की बजाय अपनी खोपड़ी पर जोर दो। जहाँ एक्स2 के एजेंट मौजूद हों वहाँ हम क्लाश कैसे ले सकते हैं, इमरान ने बताया। आपने उनसे रब्ता कैसे कायम किया था? क्या आपको पहले ही इल्म था कि वो यहाँ मौजूद हैं? सफदर ने पूछा। मुझे इल्म होता तो तुम्हें क्यों ना होता, इमरान ने झिलाहट का मुजाहिरा किया। फिर आखिर ये कैसे हुआ? सफदर बोला। उन लोगों ने खुद ही मुझे भी ढूंढ निकाला था, इमरान ने कहा। ओह, तो एक्स2 को इस वाक़े का इल्म था कि हम लातोशित से निकल आए हैं, सफदर ने कहा।
इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, इमरान ने कहा और स्टेज की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसका पर्दा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा था। ऑर्केस्ट्रा ने धुन बदल दी थी और सिर्फ वायलिन और दफ हल्के हल्के सुरों में बज रहे थे। पूरा पर्दा हट गया, लेकिन स्टेज वीरान पड़ा था। दफातन हॉल मोनिका स्वीट मोनिका के नारों से गूंजने लगा। सफदर ने महसूस किया कि खेलने वालों ने भी हाथ रोक लिए हैं और इनकी तवज्जो भी स्टेज ही की जानिब मबजूल हो चुकी है। स्टेज सदा बरकी कमकमों से जगमगा रहा था। एक पल के लिए मौसीकी थमी ही ना थी कि किसी ने माइक पर कहा, आ रही है लेडी मोनिका, आ रही है। आज वो आपके लिए एक बिल्कुल नई तफरीह लाई है। इस प्रोग्राम का नाम है मौत के मतलाशी। यकबैक एक आदमी बाई जानिब से स्टेज के वस्त में आ पड़ा। वो सर से पैर तक खून में नहाया हुआ था। लिबास चीथड़ों की शक्ल में इसके जिस्म से झूल रहा था। उसके बाद ही एक स्याफाम आदमी गुर्राता हुआ उसकी जानिब से स्टेज पर आया। पहला आदमी उसे देखते ही उठ बैठा। फिर एक औरत नजर आई जो चाबुक नचा रही थी। मोनिका, स्वीट ऑफ ऑल, मोनिका, हेलो। हॉल में नारे गूंजने लगे। औरत जो कुछ भी कह रही थी उसे सुना ना जा सका। उसके मुखातिब से वही दोनों मालूम होते थे जो अब एक दूसरे पर हमला करने के पोज में आ गए थे। एक की हालत बहुत अबतर थी। अरे, यकबैक सफदर उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। वो इमरान की तरफ मुड़ा और शायद उसकी हैरत इस बिना पर और ज्यादा बढ़ गई कि इमरान की आंखों में हैरत का शायबा तक ना था। ये तो जोसेफ मालूम होता है, सफदर भराई हुई आवाज में बोला। हाँ, इमरान ने इस तरह कान के करीब हाथ हिलाया जैसे मच्छर उड़ाए हों। खुदा की पनाह, कहीं वो इस आदमी को मार ही ना डाले। ये क्या हो रहा है, सफदर ने कहा। जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइलमी में हो रहा है। ये बेचारा तो यहाँ मुलाजमत की तलाश में आया था। ओह वाकई, वो उसे ख़त्म ही कर देगा, इमरान ने कहा। जोसेफ अपने हरीफ को बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन वो भी शायद शिकस्त तस्लीम कर लेने पर तैयार नहीं था। औरत बराबर चाबुक घुमा घुमा कर कुछ कहे जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट तक ये लड़ाई जारी रही और हॉल पर कब्रिस्तान का सन्नाटा मुसल्लत रहा। फिर माइक से आवाज़ आई, क्या कोई अलग कर सकता है? अगर ये मुमकिन है तो ऐसे आदमी को 20 पाउंड नकद इनाम दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ एक ही आदमी। अगर कोई मेरे करीब आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। जोसेफ धाड़ा। क्या आप इसे पसंद करते हैं? सफदर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। पता नहीं वो बेचारा कौन है और क्यों पिट रहा है। तो फिर मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। एक ग्रांडेल किस्म का आदमी अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। वापस जाओ, जोसेफ धाड़ा। लेकिन वो आदमी आगे बढ़ता चला जा रहा था और फिर स्टेज पर पहुंचते ही झपट कर दोनों के दरमियान आ गया। जोसेफ का हरीफ उसके पीछे खड़ा झूमता रहा, लेकिन जोसेफ ने किसी खूंखार चीते की तरह दरमियानी आदमी पर छलांग लगाई। दूसरे लम्हे में वो स्टेज के नीचे था। इसके बाद वो फिर अपने हरीफ पर झपट पड़ा। पता नहीं स्टेज के नीचे गिरने वाला सचमुच बेहोश हो गया था या इसी में आफियत नजर आई थी कि चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहे। उठने की सूरत में उसकी आन उसे फिर स्टेज का रुख करने पर मजबूर करती, लेकिन बाज़ हालात में जान को आन पर तरजीह देना पड़ती है। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या चक्कर है, इमरान बड़बड़ाया। चलम कुछ सोचता रहा, फिर यकबैक उठकर अंग्रेजी में चीखा, जरूर इसके जिस्म में कोई खबीस रूह हलूल कर गई है। मैं इसे अपने काले जादू से ज़ेर करूंगा, इमरान ने कहा। जोसेफ ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें फाड़ी और इमरान आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। जोसेफ ने हाथ रोक लिए थे और अहमकों की तरह खड़ा पल के झपका रहा था। इसका हरीफ भी खड़ा आगे पीछे झूलता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अब वो गिरने ही वाला हो, लेकिन शायद कुव्वत इरादी ने ही उसे सहारा दे रखा हो। मोनिका ने भी इमरान की ओर देखकर पलकें झपकाईं। वो स्टेज के दाहिने गोशे में थी और इसका घूमता हुआ चाबुक थम गया था। इमरान ने स्टेज पर पहुंचकर जोसेफ की तरफ तवज्जो देने की बजाय मजमे की जानिब मोड़ा और हाथ उठाकर बोला, देखा आपने, काले जादू का कमाल सिर्फ नाम ही सुनकर इसका दम निकल गया। इसे मजबूर कीजिए कि मुझ पर भी हाथ उठाए, इमरान ने कहा। जोसेफ दम बखुद खड़ा रहा। काले आदमी, मार उसे, मोनिका फर्श पर चाबुक मारती हुई बोली, लेकिन जोसेफ ने अपनी जगह से जुम्बिश भी ना की। इमरान ने जोसेफ की तरफ तवज्जो दिए बगैर मजमे को मुखातिब किया। अब देखिए कि वो किस तरह मेरी उंगलियों पर नाचता है। वो जोसेफ की तरफ मुड़ा और मदारियों के से अंदाज में हाथ हिला हिला कर उर्दू में उसे बड़बड़ाने लगा, जैसे सचमुच जादू ही पढ़ रहा हो। वो कह रहा था, अबे जोसेफ के बच्चे, हरगिज़ ना जाहिर होने देना कि तुम मुझे जानते हो। आंखें अंदर करके झूमो और फिर तड़ से गिरकर बेहोश हो जाओ, वरना खाल उतार दूंगा। ओ हबशी नाबकार, मारता क्यों नहीं उसे, मोनिका झिल्लाकर चीखी। मगर हबशी नाबकार इतनी उर्दू तो समझता ही था कि फौरी तौर पर इमरान के हुक्म की तामील कर सकता। उसने आंखें बंद कर ली और इस तरह झूमने लगा जैसे जादू के जेरे असर आ गया हो।
इधर वो गिरा और उधर मोनिका के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। इमरान तेजी से जोसेफ की हरीफ की तरफ मुड़ा। भागो, भाग जाओ, वरना जैसे ही उसे होश आएगा तो मर जाओगे, इमरान ने कहा। वो लड़खड़ाता हुआ बाएं जाने वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। मोनिका निचला होंठ दांतों में दबाए खड़ी थी। इमरान बायां आंख दबाकर मुस्कुराया। बहरहाल इसकी ये हरकत मोनिका को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। मैं तुम्हें तुम्हारे जादू समेत खाक में मिला दूंगी, वो दांत पीस कर बोली। इतने में जोसेफ भी उठकर भाग निकला। पहले 20 पाउंड दिलवाओ, वरना मेरा काला जादू तुम्हें अंडों पर बैठी हुई मुर्गी भी बना सकता है, इमरान ने कहा। बदतमीज, वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। हो सकता था कि इस किस्म का लहजा इसके लिए नई चीज हो। इमरान तो वैसे भी इंतहाई हलीम और बुधबार लोगों को भी गुस्सा दिला देने का माहिर था। उसने मजमे की तरफ हाथ हिलाकर बोला, 20 पाउंड 20 पाउंड अदा कर दिए जाएं, माइक पर बोलने वाले ने कहा। अब वो आदमी भी उठ रहा था जो हबशी के पहले घोंसे पर स्टेज से लुढ़क कर बेहोश हो गया था। इसने अपनी आंखें मली और बुखलाकर खड़ा हो गया। फिर इस तरह स्टेज पर छलांग लगाई जैसे इस बार हबशी को मार ही डालेगा, जिसने भरे मजमे में उसकी तौहीन की थी। कहाँ गया वो? ग्रांडेल आदमी दोनों हाथ फैलाकर ढारा। खालिस मक्खन की तलाश में, इमरान ने पुरमसरत लहजे में जवाब दिया। इसे तुम्हारे शिकार को मार भगा दिया है, मोनिका घोड़ाई। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारा शिकार कोई दूसरा छीन कर ले जाए? क्यों? ग्रांडेल आदमी ने इमरान को नीचे से ऊपर तक देखा। ये जादूगर नहीं, कोई फ्रॉड है, इससे डरो मत, मोनिका जहरीले लहजे में बोली। काले लोग जादू के नाम से खौफ खाते हैं, वो दहशतज़दा होकर भागा है, जादू से नहीं, मोनिका ने कहा। क्यों? ग्रांडेल आदमी इमरान की आंखों से देखता हुआ घुराया और एक बार फिर उसने बड़ी हिकारत से ऊपर से नीचे तक इमरान को देखा। इमरान बज़ाहिर इसके तनो-तोश के आगे कोई वक़्त नहीं रखता था। इतनी देर? मोनिका ने फिर उसे गैरत दिलाई। बुज़दिल कहीं के, अपने इस पहाड़ जैसे जिस्म को किसी गंदे नाले में गर्क कर दो। इमरान के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। इसने एक बार फिर मोनिका की तरफ देखकर आंख दबाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसे बैकवक्त 2 हमलों से बचना पड़ा। एक तरफ से ग्रांडेल आदमी ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था और दूसरी तरफ मोनिका ने चाबुक घुमाया था, लेकिन चाबुक ग्रांडेल आदमी के दाहिने गाल पर पड़ा और मुक्का भला इमरान के मुंह पर क्या पड़ता। वो तो उससे थोड़े फासले पर खड़ा कह रहा था, काला जादू देखा तुमने? हा हा। ग्रांडेल आदमी दोनों हाथों से गाल दबाए मुंह हुए मोनिका की तरफ मुड़ा। चाबुक पूरी कुवत से पड़ा था, खाल फट गई थी, खून के मोटे मोटे कतरात फर्श पर टपक रहे थे। मोनिका चिल्लाकर इमरान पर झपटी, लेकिन ठीक उसी वक्त बोना दोनों के दरमियान आ गया। नहीं डार्लिंग, वो दोनों हाथ उठाकर बोला, गुस्सा थूक दो, तुम खामख्वाह से उलझ पड़ी हो। तुम हट जाओ, मोनिका बुरी तरह हाँप रही थी और इमरान मजमे की तरफ मुंह किए हंस रहा था। अरे तो तुमने मेरा गाल क्यों फाड़ कर रख दिया? ग्रांडेल आदमी धाड़ा। तुम तो फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, बुज़दिल कहीं के। मोनिका उस पर उलट पड़ी। जाइए जनाब, आप ख्वामख्वाह बीच में आ कूदे, तशरीफ ले जाइए, बोना जहरीले लहजे में बोला। इमरान ने महसूस किया कि ग्रांडेल आदमी मजीद कुछ कहते हुए हिचकिचा रहा था। फिर उसने उसे स्टेज से उतरकर मेजों की जानिब जाते हुए देखा। वो अब भी अपने दाहिने गाल पर रुमाल रखे हुए था। मेरे 20 पाउंड, इमरान ने हाँक लगाई। अभी मिल जाएंगे। क्या तुम कोई गैर मुल्की हो? बोना इमरान को घूर रहा था। मैं योगोस्लाविया का बाशिंदा हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा अच्छा। बोने ने इस तरह हाथ हिलाया जैसे योगोस्लाविया का बाशिंदा होना भी बहुत अच्छी बात हो। फिर बोला, मेरे ऑफिस में चलो, तुम्हारे 20 पाउंड अदा कर दूंगा। तुम वाकई बाकमाल आदमी हो, आओ तुम भी आओ डार्लिंग, बोना आदमी बोला। वो फुदक कर स्टेज के नीचे पहुंच गया और इमरान इस तरह झुककर फर्श पर देखने लगा जैसे उसे तलाश कर रहा हो। इस हरकत पर मजमे से कहके बुलंद हुए, बेहुदे, बदतमीज। मोनिका ने फिर चाबुक का वार किया, लेकिन चाबुक जमीन पर पड़ा क्योंकि इमरान तो भी स्टेज के नीचे था। फिर वो बोने के साथ आगे बढ़ गया। मोनिका गुस्से में अपना निचला होंठ चबा रही थी। हे लेडी मोनिका, मोनिका आ। मजमा फिर शोर मचाने लगा, लेकिन वो तेजी से स्टेज के दाएं जाने वाले दरवाजे में मुड़ गई थी। कसर जमील का शुमार शहर की बड़ी और अजीम शान इमारतों में होता था और इसकी शोहरत इस ज़रबुल मिसल की वजह से बढ़ी थी कि पहाड़ एक चुंटी ने उठाया है। ये जुमला बुनियादी तौर पर सिर्फ ज़रबुल मिसल रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं हो सकता था कि ज़रबुल मिसल के मजमूए में एक जदीद तरीन इजाफा था। बाहर से आने वाले सयाह इस इमारत के गिर्द मंडलाते रहते थे कि किसी तरह उसे अंदर से देख सकें। वो दरअसल उस चुंटी को भी देखना चाहते थे जिसे ये पहाड़ खड़ा किया था। वो चुंटी थी 3.5 फीट का बोना, जिसने कसरे जमील के एक हिस्से में कुमार खाना खोल रखा था।
इस कुमार खाने की वजह से सयाहों की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती थी कि वो इस इमारत को न सिर्फ अंदर से देख सकें, बल्कि इमारत के मालिक या दुनिया का 8वें अजूबे से भी मुलाकात कर सकें। लेकिन कुमार खाने में पहुंचकर तजस्सुस की प्यास और भी बढ़ जाती थी। वो सोचते थे कि किसी बोने का इतनी शानदार इमारत बनवा बैठना इतनी हैरत अंगेज बात नहीं हो सकती जितनी कि किसी खूबसूरत और लहीम शहीम औरत का उस पर आशिक हो जाना। वो कुमार खाने में लेडी मोनिका की तस्करें सुनते। कभी कभी वो उन्हें नजर भी आ जाती। उनके मुंह हैरत से खुले और बंद हो जाते। ये उसी बोने की महबूबा थी। फिर वो लेडी मोनिका ही के दर्शन के लिए रोजाना चक्कर काटते। कुमार खाने में दाखिल होते तो अनाड़ी किस्म के लोग भी तफरीहन ही सही खेलते जरूर थे, लेकिन क्या लेडी मोनिका तक रसाई मुमकिन थी? क्या वो बोने की महबूबा किसी को खाते में लाती थी? वो कितनी खतरनाक औरत थी, ये वही लोग जानते थे जिनका उससे दिन रात का साबका रहता था। इमारत में मुलाजमीन की फौज मौजूद थी, लेकिन उनमें से कोई भी ना जानता था कि मोनिका थोड़ी देर बाद किस किस्म के मूड में होगी। उसे गुस्से में भरी हुई देखकर वो कोनों खुदरों में छुपते फिरते थे। इस वक्त भी यही हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस के हंटर की फुंकार सुनी थी, इधर उधर खिसक गए थे। हो सकता है कि ख्वाबगाह में ये हंटर इसके दाहिने हाथ से जुदा हो जाता हो, लेकिन ख्वाबगाह के बाहर किसी ने भी उसे खाली हाथ नहीं देखा था। खाना भी वो ख्वाबगाह में ही खाती थी, और उस वक्त कोई खादिम उसके करीब मौजूद नहीं होता था। बहुतीरे तो अजराहे मजाक कहा करते थे कि वो खाना भी हंटर ही से खाती होगी। वो आंधी और तूफान की तरह हॉल में दाखिल हुई। जोसेफ यहीं मौजूद था, भला वो दूसरों की तरह क्यों भागता? अव्वल तो उसे इस औरत का तजर्बा नहीं था, दूसरे ये तो बड़ी बुज़दिली होती कि वो सिर्फ हंटर की फुंकार सुनकर ही भाग निकलता। अलबत्ता वो किसी नए हादसे का मुंतज़िर ज़रूर था। कुछ देर पहले वो इसी हॉल से उन दोनों को स्टेज की तरफ हाँक कर ले गई थी। जोसेफ को इसका वहम भी नहीं हो सकता था कि वो तमाशा बनने वाला है। वो तो यही समझा था कि औरत जिंदा दिल है और लड़ाई भड़ाई से दिलचस्पी रखती है, इसलिए ये शर्त लगा दी है कि वो लोग लड़ते वक्त उसके हंटर का भी ख्याल रखें, यानी लड़ें भी और हंटर की मार से बचते भी रहें। बस फिर वो लड़ते और हंटर से बचते हुए एक जानिब को निकल चले। उस वक्त ये नहीं सोचा जा सकता था कि वो इन्हें किसी खास रंग में हाँक रही है। वो तो स्टेज के दरवाजे से गुजरकर रोशनी में आने के बाद ही जोसेफ को एहसास हुआ था कि हंटर बाजी का क्या मकसद था। बहरहाल वो दोबारा हंटर की फुंकारें सुनकर किसी नए हादसे के लिए तैयार हो गया। मोनिका पहले तो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। दोनों के दरमियान से 5 या 6 फीट का फासला था, यानी वो इतनी दूर से अपना हंटर बखूबी इस्तेमाल कर सकती थी। भगौड़े, उसे दांत पीस कर कहा, मेरी बात सुनो मादाम, मैं आदमियों का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन भूतों का मुकाबला करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जोसेफ हाथ उठाकर बोला। काला जादूगर, जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज में कहा। कभी उसकी शक्ल मेरे बाप की सी हो जाती थी, कभी दादा की सी। ये दोनों बड़े जालिम थे, मैं कैसे होश में रह सकता था मादाम? वो देखो, उस आदमी को देखो, क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि उठकर अपने घर तक पहुंच सके? जोसेफ ने अपने हरीफ की तरफ इशारा किया था, जो एक जानिब फर्श पर चित पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बकवास मत करो, मैं तुम जैसे बुज़दिल को मुलाजमत नहीं दे सकती, उसने फर्श पर हंटर मारते हुए कहा। तो मेरी ये मेहनत यूं ही बर्बाद हुई? जोसेफ गुर्राया। चले जाओ, वरना हड्डियों तक का पता ना चलेगा, मोनिका ने कहा। ओह, जोसेफ ने मुट्ठियां भींच लीं। चलना में उसे ख्वार नजरों से घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे इस पर मजबूर ना करो, होश में आओ। अगर इन लोगों के सामने जो तुमसे डर कर भागते हैं तुम्हारी तौहीन हुई तो कितनी बुरी बात होगी, जोसेफ ने कहा। यकबैक मोनिका किसी सोच में पड़ गई। वो जोसेफ को बड़े गौर से देख रही थी। मेरा हाथ औरतों पर भी उठ सकता है, ख्वाह वो कितनी ही हसीन क्यों ना हो, जोसेफ घुर्राया। उसके बावजूद भी एक बेवकूफ़ सा आदमी तुम्हें इससे खौफजदा कर गया, मोनिका मुस्कुराई। भूत था, जोसेफ ने कहा। किसी सर्कस का मस्खरा, मोनिका ने कहा। मैं नहीं मान सकता, जोसेफ बोला। अगर तुम उसे कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें 1000 पाउंड दूंगी और मुस्तकिल मुलाजमत, मोनिका बोली। फिलहाल तुम मुझे इतनी रकम दिलवा दो जिससे 6 बोतलें खरीदी जा सकें। ना मैं किसी को कत्ल करूंगा और ना ही तुम्हारी मुलाजमत, जोसेफ ने कहा। तब फिर दफा हो जाओ, मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दे सकती, मोनिका ने कहा। अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम्हारे होटल में घुसकर तोड़फोड़ मचाऊंगा, जोसेफ ने कहा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, मोनिका ने सर्द लहजे में कहा। बुलाओ अपने आदमियों को, या तो मैं 6 बोतलों का दाम वसूल करूंगा या सचमुच यहीं मर जाऊंगा, जोसेफ झिलाए हुए लहजे में बोला। फिर एक बैग उसे इमरान का ख्याल आ गया। यकीनन उसने इसे यहाँ किसी खास मकसद के तहत ही भेजा था, वरना फिर वहाँ होटल में उसकी मौजूदगी की क्या वजह थी। यकबैक उसे एक बोना नजर आया जो राहदारी से हॉल में दाखिल हो रहा था।
ओह, ये जानवर अभी यहीं है? उसने जोसेफ की जानिब हाथ उठाकर कहा। जोसेफ ने हैरत से पलकें झपकाईं। शायद इतना नन्हा मुन्ना आदमी आज तक उसकी नजरों से नहीं गुजरा था। क्या तुमने उसे 20 पाउंड अदा कर दिए? मोनिका ने तनफ्फुर आमेज लहजे में बोने से पूछा। ओह डार्लिंग, माय स्वीट, बोने ने मुतहिराना अंदाज में कहा। वंडरफुल, वो बहुत हैरतअंगेज आदमी है। मैंने उसे 20 पाउंड दिए थे, उसने उन्हें 40 बनाकर मुझे वापस कर दिया, बोने ने कहा। क्या मतलब? मोनिका हैरान रह गई। मैंने उसे 10-10 पाउंड के 2 नोट दिए थे। उसने उन्हें बड़ी लापरवाही से मेज पर डाल दिया और अपने हाथों को गर्दिश दी। यकीन करो कि 2 के 4 नोट हो गए, बोने ने कहा। डंगू, तुम इतने डफर क्यों हो गए हो? मोनिका ने जहरीले लहजे में कहा। क्यों? डंगू बोला। वो कोई फ्रॉड था, मोनिका ने कहा। जो भी रहा हो, मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने उसे अब ऑफर दिया है, लेकिन वो सोच कर जवाब देगा। यूगोस्लाविया का बाशिंदा है, 3-4 माह यहाँ काम करेगा। चलो मैं उसे तस्लीम करता हूँ कि वो उसके हाथ की सफाई थी। तो फिर क्या वो सफाई हमारे काम नहीं आ सकती? डंगू ने कहा। मानती हूँ, मगर उसने हाथ की सफाई दिखाई क्यों? मेरा ख्याल है कि ये किसी की कोई सोची समझी स्कीम है, मोनिका ने कहा। इतनी अकल मैं भी रखता हूँ, लेकिन उससे तो हमारे ही एक एजेंट ने फांस कर अंदर भेजा था, बोना मुस्कुराया। क्या वो सूरत से अहमक नहीं मालूम होता? मोनिका ने कहा। यही खुसूसियत तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो ऐसी सफाई से काम करेगा कि किसी को शुबा तक नहीं हो सकेगा, डंगू ने कहा। तुम होश में हो या नहीं डंगू डियर? मोनिका ने कहा। बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे इतना गधा क्यों समझती हो? डंगू बोला। बेवकूफ़ नजर आने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, मोनिका बोली। मेरा हाथ हर वक्त उसकी गर्दन पर ही रहेगा, तुम इसकी फिक्र ना करो, डंगू बोला। कहीं वो बोगा का ही कोई आदमी ना हो। अभी पिछले ही दिनों उसके ग्रोह से कटे हुए एक आदमी ने हमसे मदद मांगी थी, फिर वो मर्सिया भी कत्ल कर दिया गया था, मोनिका ने कहा। बोगा के नाम पर जोसेफ ने कान खड़े किए, लेकिन चुपचाप ही खड़ा रहा। बोना मोनिका की बात का जवाब दिए बगैर जोसेफ की तरफ मुड़कर बोला, ये यहाँ क्यों खड़ा है? इसकी मौत आई है, मोनिका दांत पीसकर बोली। तो बुलाओ अपने आदमियों को, जोसेफ ने हाथ हिलाकर कहा। हाय, ये क्या बक रहा है? बोना हैरत से बोला। ये 6 बोतलों के दाम वसूल करेगा हमसे। मैंने एक बॉडी गार्ड के लिए इश्तेहार दिया था, 2 आ गए। मैं सोचा कि खुद ही फैसला कर लेंगे, लेकिन दोनों ही नाकारा साबित हुए। एक इस बुरी तरह पिट गया और दूसरा उस अहमक से डरकर भाग निकला। अभी कहते कि मुलाजमत नहीं देनी तो 6 बोतलों के दाम दिलवाओ, मोनिका ने बताया। अरे जाओ भागो, क्या तुम ऑनरेबल डंगू को नहीं जानते? बोना हाथ हिलाकर बोला। तुम्हें तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी एक ही जेब में समा जाओगे, जोसेफ ने हकारत से हंसकर कहा। हटो डार्लिंग, पीछे हट जाओ, मैं इसे समझाऊं, बोना मोनिका को एक तरफ हटाता हुआ बोला। जोसेफ अहमकाना अंदाज में हंसता रहा। उसे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे सर्कस का कोई मस्खरा बोना उछल कूद मचाकर उसका दिल बहलाने की तैयारी कर रहा हो। वो भी अज़ाही मजाक उसका कान पकड़ने के लिए झुका, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसकी कनपटी पर इस जोर का घूसा पड़ा कि आंखों में तारे नाच गए। ऐसे हाथ इससे अपनी यादाश्त में बहुत कम खाए होंगे। तवाज़ुन बरकरार ना रह सका, वो दूसरी जानिब लुढ़क गया। फिर सर पर 3 ठोकरें भी पड़ी। बुखलाहट की वजह से उसे दोबारा उठने का मौका ना मिल सका। ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे सर पर लोहे के वजनी हथौड़े मारे जा रहे हों। डंगू, डंगू, मोनिका ने बुलंद आवाज में कहा। जान से मत मारना, अब जाने दो, ताकि इसे कभी कभी 6 बोतलें याद आ सकें। हा हा हा। डंगू जोसेफ को छोड़कर हट गया। जोसेफ बेहोश तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गर्दन पर सर की बजाय एक बहुत वजनी पत्थर रखा हुआ हो। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर 2 दानों बैठ गया। मोनिका और डंगू के कहे लगा रहे थे, बेतहाशा हंस रहे थे। जोसेफ को आंखें खोलने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने अपनी हिप पॉकेट टटोल कर एक चपटी से शीशी निकाली, जिसमें शायद किसी बहुत ही तेज किस्म की शराब की थोड़ी सी मिकदार बच रही थी। उसने आंखें बंद किए हुए कॉक निकाली और गालिबन तलछट तक हलक में उंडेल गया। डंगू मोनिका से कह रहा था, मुझे रहम आ रहा है इस बेचारे पर, इसे शराब जरूर दो, भला इतनी ज़रा सी उसके किस काम आ सकेगी। डंगू ने कहा। तुम्हें इस पर रहम आ रहा है? मोनिका ने हैरत से पलकें झपकाई। लफ्ज़ रहम मैंने पहली बार तुम्हारी ज़बान से सुना है। तबीयत तो ठीक है? ओह, क्या ये नन्ही सी शीशी तुम्हें मुतासिर नहीं कर सकी? मैं इसे कत्ल करके कह कहे लगा सकता हूँ, मगर ये बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। इतनी ज़रा सी शराब, हालांकि इस वक्त इसे कम अज़ कम आधी बोतल की ज़रूरत है, डंगू ने कहा। मैं एक कतरा भी ना दूंगी इसको, मोनिका बोली। मेरी खातिर डार्लिंग, बोना खिकियाया। क्या तुम पागल हो गए हो? मोनिका ने आंखें निकाली। जोसेफ अब अपने पैरों पर इतनी तवानाई महसूस कर रहा था कि उठकर खड़ा हो सके। इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, गुस्से में पेचोताब भी खा रहा था, लेकिन ये हकीकत थी कि मुतवातिर 1 घंटे तक लड़ते रहने की वजह से
बुरी तरह थक गया था, इसलिए उसे यही मुनासिब मालूम हुआ कि इस झगड़े को आगे ना बढ़ाए। बोने के मुतालिक वो धोखे में रहा था, वरना इस तरह पिट जाने की नौबत ना आने पाती। अब वो सोचा था कि अगर आसानी से गुलू खलासी हो सके तो उसे खुद को काबू में ही रखना चाहिए। वो फर्श से उठ गया। जाओ, मोनिका दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर बोली, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की हिमाकत ना कर बैठना। अगर मुझे पुलिस की जरा बराबर भी परवाह होती तो तुम यहीं दफन कर दिए जाते। लेडी मोनिका और ऑनरेबल बेबी फैंटम डंगू के खिलाफ यहाँ की पुलिस एक लफ्ज भी सुन नहीं सकती। दफा हो जाओ। और जोसेफ दिली दिल में उबलता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।